वापस चालू करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने एमबीए सेंट्रल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था, जहाँ पे 4.5 लाख बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करने के लिए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये एडमिशन लेने के लिए उन्होंने जितने ओबीसी एससी एसटी बच्चे हैं उन्होंने 800 रुपये भरा, ओपन वाले बच्चों ने 1000 रुपये भरा और इन लोगों को सेंटर्स अलॉट किए गए पूरे के पूरे महाराष्ट्र में। अब बात ऐसी है कि रायसोनी कॉलेज जीएच रायसोनी जो कि एक बहुत फेमस कॉलेज है, हज़ारों बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और कई ग्रेजुएट्स हर साल वहाँ से बाहर निकले हैं पढ़ के, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला वो बात का प्रश्न है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापम घोटाला 2022 में 72 लोगों की मौत जो हुई ये पूरी की पूरी घोटाले में, 38 लोग उसमें ऐसे थे जिसमें एक पुलिस वाला भी था जिसकी मौत हो गई रोड रैश में। ये वो लेवल का ये स्कैम हो सकता है और ये आप पत्रकार जो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, ये मुझे आपसे आशा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ली गई कि ये बात, ये सवाल आने वाला भविष्य और ये जो पीढ़ी है आने वाली है इसके लिए आप ये सवाल वो सरकार से पूछेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मुझे फ़ोन आया कई स्टूडेंट्स का, मेरा नाम है यश गौरखेड़े, कई पत्रकार मुझे जानते हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 8-9 साल से एजुकेशन के ऊपर बच्चों के लिए, यूथ के लिए मैं काम कर रहा हूँ और सरकार के खिलाफ मैंने बहुत बड़े बोलूँगा एक रोल मैंने प्ले किया है, जहाँ पे मैटर ज़मीन का हो, जहाँ मैटर रोज़गार का हो, जहाँ मैटर शिक्षा का हो, वहाँ जन बदलाव की एक टीम खड़ी रहती है हमेशा। तो 25 मार्च के दिन जन बदलाव टीम को एक फ़ोन आया और वो फ़ोन एक लड़की का था। वो बोल रही थी कि सर मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे से हूँ, मैं रहने वाली हूँ चंद्रपुर की और यहाँ पे मुझे अभी तक मेरा बायोमेट्रिक टेस्ट ही नहीं हुआ है, मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, 2.5 घंटे का मेरा पेपर है सर, अभी बच गया है 3। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर मैं पहुँचा रायसोनी कॉलेज में। जाने के बाद देखा कि वहाँ पे हज़ारों बच्चे और पेरेंट्स साथ में खड़े थे और वो लोग चिल्ला चोट कर रहे थे कि भैया हमारा पेपर कब होगा, हमारा पेपर कब होगा, हमारा पेपर कब होगा। और हम लोगों ने जब बात करने की कोशिश की सारे स्टूडेंट से तो पता चला कि 2 स्लॉट दिए गए थे सीईटी एग्ज़ाम के लिए। पहला स्लॉट था 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरा स्लॉट था 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है उनको पता है, जिन्होंने भी कभी एमपीएससी यूपीएससी के लिए कभी प्रिपेयर किया होगा, तो पहले पेपर ऑफलाइन होते थे, अभी डिजिटल इंडिया के नाम पे पेपर सारे ऑनलाइन होना चालू हो गए। जितना ऑनलाइन हो रहा है उतना सर्वर डैमेज, डेटा ब्रीचिंग और आपके बच्चों के पेपर के साथ फेरफार होना ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। और जब हम लोगों ने बात करना शुरू की वहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 3-4 काउंटर लगे हुए हैं, काउंटर पे एक भी आदमी नहीं है जो बायोमेट्रिक ले बच्चों का और उनको एनरोल करवा है। कुछ बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर अभी 4 बज गया है, 2 बजे का पेपर था, 4:30 बजे का पेपर छूटने वाला है प्रियदर्शनी के और बाकी के कॉलेजेस का और पेपर लीक हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एमबीए सीईटी का पेपर लीक हुआ है, ये क्लेम कर रहे हैं नागपुर और विदर्भ के सारे बच्चे, जो कि चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर के कई पेरेंट्स इन्होंने क्लेम किया है कि सर आप जाके देखिए। वहाँ पे मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ पे एमआईडीसी की पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ पे थे, उनके साथ हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पे वेरीफाई किया। तो एक इन्विजिलेटर था सर, और वहाँ पे इन्विजिलेटर से हमने पूछे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो या यहाँ पे आप टीचर हो, आप मतलब आपको हायर किसने किया। तो वो बोलता है वो 19 साल का एक छोटा लड़का था, और ये मैं बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। मेरे पास सारे वीडियो एविडेंसेस हैं, आई हैव एवरी प्रूफ
विदाउट प्रूफ आप लोगों ने मे बी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ये वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे जो पिछले 3 दिन से कंटिन्यू वायरल हो। तो हम लोगों ने जाके उससे पूछा वो बच्चे से कि आपको हायर कौन किया है, आप तो देखने में तो स्टूडेंट लग रहे हो। और वो था ही एकदम 19-20 साल का लड़का। वो बोलता है कि सर मैं एक यही कॉलेज का जीएच रायसोनी कॉलेज के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, जिसको भाड़े पे 500 रुपये दे के इंटर्नशिप के नाम पे एड्यूक्यूटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 2001 से काम कर रही है। बैंगलोर की ये कंपनी है जो टेंडर बेस पे देश में, चाहे वो एसएससी के पेपर हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती के हो, चाहे वो राजस्थान के पेपर हो, चाहे वो एमएचसीईटी के हो, एमबीए के हो, ये सारे के सारे पेपर ये कंपनी मैनेज करती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्विजिलेटर जो थे वहाँ पे वो 2 दिन पहले हायर किए गए थे। उसके बाद उनको हमने पूछा कि आप कैसे क्या यही कॉलेज के हो और आपने कैसे क्या एकदम से इतनी बड़ी एग्ज़ाम देखिए ये एग्ज़ाम कोई भी एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये एग्ज़ाम किसी कॉलेज की नहीं है, ये एग्ज़ाम हमारे स्टेट की है, महाराष्ट्र की कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीए। और आप देख सकते हैं कि इसके बिना आपका एमबीए में एडमिशन लेना हो तो बहुत दूर की बात है, आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके बच्चों को भरना पड़ता है। तो वो ये सारी चीज़ें कांस्टेबल्स के सामने हुई और कांस्टेबल्स के सामने होने के बाद हम लोग और तरीके से बाकी जगह पे गए और बाकी क्लासरूम में जाने के बाद हमको पता चला कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ बच्चे थे प्रियदर्शनी के जिनका पेपर ख़त्म हो गया, उन्होंने पेपर वहीं से लीक कर दिया। अब हमारे पास इसका कुछ एविडेंस तो नहीं था, लेकिन हमारा सबसे पहले काम था कि व्यक्तिगत तौर पर जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है उसको हम लोग रिपोर्ट करें। वहाँ के पुलिस वालों के सामने ये सारा वाक़या हुआ। अब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मेरा काम था वहाँ पे कि जो भी हेड है वहाँ के इंस्टीट्यूशन का, जीएच रायसोनी का, मैं उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। एक भी स्टाफ जीएच रायसोनी कॉलेज पॉलिटेक्निक का एक भी स्टाफ नहीं था। फिर वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला जो क्लेम कर रहा था कि वो सर्वर रूम में काम करता है। सर्वर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसे आप मान लीजिए कि पूरे के पूरे बिल्डिंग में एग्जाम चल रही है, पीसीस लगे हुए हैं, तो वो सारे पीसी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक सर्वर रूम होता है। वो सर्वर रूम में 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो लोग सर्वर को मैनेज मैन्युअली कर रहे थे। मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसका पेपर कितने देर चलेगा, किसका क्वेश्चन पेपर किसको देना है, किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक किया नहीं किया, पढ़ा नहीं पढ़ा, वो बात की बात है, बट पास किसको होना है, पास किसको नहीं होना है, वो लोग डिसाइड करेंगे। तो ये लोगों ने, वो बच्चे ने मुझे आके बोला, वो लड़के ने मुझे आके बोला कि सर मेरा आप नाम मत बताइए, मैं भी 2 दिन पहले ये कंपनी ज्वाइन किया हूँ, मैंने भी 500 रुपये रोजी लेके मैंने ये कंपनी में। सर बोले मेरी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज़ मेरा वीडियो कहीं पे मत डालिएगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया गया था। अब वहाँ पे सारे के सारे पेरेंट्स घबराए थे, बच्चे घबराए थे कि बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लिया था, उन्होंने एडमिशन नहीं किया था। बहुत सारे बच्चे 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूसली कि ये जब दिन आएगा तो वो एग्ज़ाम देंगे, कुछ अच्छा स्कोर करेंगे तो वो आगे निःशुल्क तरीके से कम स्कॉलरशिप में आके वो पढ़ सकते हैं आगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बात करने की कोशिश की वापस फैकल्टी से, हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने बात करने की कोशिश की पुलिस से, तो पुलिस हमको बोल रही है हमारा काम था बंदोबस्त का। हमने पीआई नरके, भीमा नरके जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनसे जब बात ही हमारी चल रही थी तो एक बच्चा चक्कर आके गिर गया, उसका नाक टूट गया यहाँ से, और नाक फूटने की वजह से वो बेहोश हो गया और बाकी स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। 19, 20, 21, 22 साल के लड़के, उनके ऊपर गुनाह दाखिल उस दिन हो जाता अगर हम लोग उस दिन वहाँ पे नहीं पहुँचते। स्टूडेंट्स को हमने समझाया, वीडियो एविडेंस है, स्टूडेंट्स को हमने समझाया कि ये कितना भी कुछ करे आपको वायलेंट नहीं होना है। जितनी बड़ी ताकत कलम में है, पेपर में है, उतनी बड़ी ताकत तलवार में है कि नहीं। वो बच्चे के पेरेंट्स आए, वो लोग घबराए हुए थे कि बच्चा एग्ज़ाम देगा, बच्चा अपनी हेल्थ संभालेगा या बच्चा क्या करेगा। तो वहाँ पे कोई प्रोफेसर सैयद थे, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, सीईटी के हैं ये।
ये सैयद साहब से हमारी बात हुई। सैयद साहब पहले बहुत एरोगेंटली बात कर रहे थे सारे स्टूडेंट से। कुछ बाउंसर्स स्पेशली रायसोनी कॉलेज में मैंने इतनी एग्ज़ाम्स दिया हूँ, एमपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए मैंने प्रिपरेशंस किया हूँ, आज तक मैंने कोई भी एक भी सेंटर में मैंने बॉडीगार्ड नहीं लिया। वहाँ पे 500 रुपये के बॉडीगार्ड रखे गए, कई स्टूडेंट्स के साथ मानहानि भी हुई है। बच्चे बोलना चाहते थे लेकिन उनको डराया गया। कुछ पेरेंट्स ने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लेने के बाद हम लोग वापस से वो सैयद से बात की। सैयद साहब को हमने बोले कि ऐसे एग्ज़ाम नहीं चलेगा। रात में 8 बज गया था वो समय पे, 8 बज रहे थे। 8 बजे कौन सा सेंटर चलता है? सारे बच्चे पेपर देके अपने अपने घर चले गए। कुछ बच्चे जो विदर्भ से आए थे वो बच्चे भी बिना पेपर दिए अपने अपने घर निकल गए। जो बच्चे नागपुर के थे, कुछ पेरेंट्स थे, जैसे मैम हमारे साथ है, ये पेरेंट है, वो है, आप यहाँ पे आ जाइए, आ जाइए। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ। तो मैंने उनको यही एक चीज़ मैंने बोला कि आप सबसे पहले ये मुझे लिखित में बताइए कि ये बच्चे जो बाहर गए हैं इनका क्या होगा। क्या इनको रीअपियर करवाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए? क्या इन लोगों को वापस से एक मौका दिया जाएगा, या क्या आप इन लोगों को ऐसे ही लावारिस जैसे छोड़ दोगे? तो उन्होंने, और जब मैंने बोलना चालू किया तो पेरेंट्स का भी मुझे सपोर्ट मिला। पेरेंट्स का सपोर्ट जब मिला तब वो सैयद ने पता नहीं किसको फ़ोन लगाया, सीईटी के हेड, वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं महाराष्ट्र सीईटी सेल का एक हेड हूँ। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की और बोले मुझे साहब मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। उतने रात में उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, ये मैं आपको और बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने मुझे भेजा, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो सारे बच्चे आज एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो कल सुबह आके वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने ये चीज़ पूछी कि ऐसे कैसा पॉसिबल है? अब रात में 8 बज रहा है, बच्चों को जाते जाते 2-3 बज जाएगा, तो वो सुबह कैसे वापस आ पाएंगे? तो बोले वो हमारा लुकआउट नहीं है, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, हमारा काम था यहाँ पे आप लोगों को जगह देना। ये काम था एडीपीटी का, ये काम था महाराष्ट्र सरकार का, ये काम था सीईटी सेल का। इतनी इररिस्पॉन्सिबल सरकार, जो आज मुझे नहीं पता ये मेरा हाशर क्या होने वाला है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो कुछ अगर अनहोनी मेरे साथ हो भी गई, व्यापन की जैसे 72 लोगों को मारा गया, मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई, तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है इसमें। या ईडी का सीबीआई का रेड पड़ना कोई मामूली बात नहीं है, और कोई इतना बहुत अनकॉमन नहीं है नागपुर में या पूरे के पूरे देश में। जो अपनी सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो भी है, कोई अपोजिशन, किसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट ये लोग काट दे रहे हैं, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। सत्ता का इतना लालच और इतनी शक्ति इनके सर पे हावी हो गई है कि ये नहीं देखते कि कौन किस जाति का है। सिर्फ इनको पॉलिटिसाइज करके, जनता को पॉलिटिसाइज करके मेन मुद्दे से भटकाना, यही अभी तक सरकार करते आई है। अभी वो नोटिफिकेशन लेके हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब उनसे मिला नहीं। जवाब नहीं मिला तो हम लोगों ने सीधा गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाने के पहले हमको पता चला कि एक स्टूडेंट और इनके 5-7 दोस्तों ने रंगे हाथों एक इन्विजिलेटर को पकड़ा, जो अपने आप को सीईटी का एम्प्लॉय बता रहा था। वो पेपर को मैनिपुलेट कर रहा था, कंप्यूटर पे बैठ के वो कंप्यूटर से, एडमिनिस्ट्रेशन से डिसाइड कर रहा था कि आप लोग जो पेपर यहाँ पे दे रहे हो, इनका मुझे टाइम कम करना है और इनका मुझे टाइम बढ़ाना है, इनका मुझे पेपर सॉल्व करना है और इनके मार्क्स मुझे इनको ट्रांसफ़र करना है। वो इजीली बैठ के वहाँ पे कर रहा था। इसका वीडियो एविडेंस, और वीडियो एविडेंस तो छोड़िए, वहाँ पे पीआई नरगे और उनके कांस्टेबल्स, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की पूरी की पूरी सेना वहाँ पे खड़ी थी। स्टूडेंट्स घबरा गए, उन्होंने उनका आई कार्ड छीना, लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे वापस से ये पूरे के पूरे दिनचर्या में एक कंडीशन आ गई थी। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब सारे बच्चे जो लोग वहाँ पे रुके हुए थे रात में 8-9 बजे तक, वो तो घबराए थे कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। लीकेज तो बहुत दूर की बात है, कैसे तो भी वो लोगों ने मैनेज किया। टोटल स्ट्रेंथ जो बुलाया गया था वो 1800 था। मतलब एडीपीटी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें ये पूरी की पूरी जो यंत्रणा जो काम कर रही है, जो कॉलेजेस है। मैं अगर मैडम को बोलूँगा कि मैडम आपका सेंटर हमको दे दो, तो मैडम पहले बताएंगे ना कि इनके पास कितने लैब्स है, कितने ऑडिटोरियम है, कितने पीसीज है, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है।
उसके बिना मैं कैसे उनको बाकी जो पेरेंट्स थे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जाके एक FIR के लिए वहाँ पे दरख्वास्त की, और दरख्वास्त करने के बाद उनको एक रिसीविंग कॉपी मिला जो आप लोग अपने पास देख सकते हैं। आपके पास ही हमने एक दे दिया, एक रिसीविंग कॉपी है। उसके अलावा ये एक लेटर है जो बच्चों ने तुरंत बनाया। जब ये सब जब चल रहा था तो बच्चों ने तुरंत बैठ के ये लेटर को बनवाया, अपने हाथ से ही लेटर लिखा, ये किसी के प्रेशर में आकर उन्होंने लिखा नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बोलते कि यस गवर्नमेंट ने बहुत फोर्स किया होगा, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे इनके पेरेंट्स के सामने इनकी रजामंदी के साथ 300 से ज़्यादा बच्चों ने ये लेटर लिखे। ये कॉपी ओरिजिनल है, इनकी राइटिंग में, इनकी भाषा में लिखी गई है। आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कॉपी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। इसी बेस पे हम लोगों ने एक और कंप्लेंट कल दाखिल करवाया MIDC पुलिस को, बट पुलिस वालों को यही रवैया था कि हमारा इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद मैडम वहाँ पे बच गए थे 11:30 बजे तक पेपर चल रहा था। 11:30 के हो गए 12, रात में 12 बजे पेपर चल रहा है। पूरे इतिहास में, इंडिया के पूरे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात में 12 बजे जो स्टूडेंट्स बुट्टी बोरी से आए, जो स्टूडेंट जो सावनेर से आए, जो विद्यार्थी कहीं और से आए हैं, वो रात में 12 बजे पेपर दे रहे थे। और उसके बाद हमने वापस बात की CET सेल से, जो नंबर काम नहीं कर रहा था। हमने वापस बात की, वहाँ के जो हेड थे उनसे बात की। मैंने बोला कि सर 12:30 बज गया है, बच्चे घर कैसे जाएंगे? आप कभी अगर आप रायसोनी कॉलेज गए होंगे तो वो जो MIDC का रोड है उसमें एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और बहुत ताज्जुब वाली बात है और इतनी इररिस्पॉन्सिबल सरकार आहे की वहाँ पर लडकियां, तिथे तरुण मुले होता, त्यांची एज मला वाटते की असेल काही 21-22 साल की, जेव्हा लड़कियां विद्यार्थी वहाँ पे खड़ी थी, कॉलेज प्रशासन ने एक भी बस अलॉट नहीं किया। मैंने उनको पूछा कि मैंने बोला इतने रात में ये बच्ची, मैंने बोला आप कहाँ से आए? बोले सर, बोले मी कास्तकाराची मुलगी आहे, माझ्या वडिलांनी कर्ज घेऊन मला शिकवलं, माझं BBA झालं आणि आता मी MBA साठी मी एनरोल केलं। साहेब म्हणाले माझ्याकडे पैसे नव्हते, मैं किसी और से पैसे लेके यहाँ तक पहुँची हूँ, सेंटर तक का। मेरा अलॉटमेंट टाइम था 2 बजे का, सर अभी 12 बज रहे हैं। वो कैब के लिए, लिफ्ट के लिए कुछ हेल्प मांग रही थी। मैंने उनसे बात किया, कॉलेज के प्रशासन से भी मैंने बोला आप कुछ करिए, ये आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं की। बोले हमारा लुकआउट नहीं है, मरे तो मरे, जिंदा रहे तो जिंदा रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात व्यक्तिगत तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं खुद बोल रहा हूँ। तुरंत मेरे साथी अर्पित आठवले जो एक RTI एक्टिविस्ट है, हम लोगों ने PI नरके साहब को वापस कॉल किया 12:30 बजे। मैंने बोला सर, ये क्राइम रेट में नागपुर आप आज देखिए यूपी बिहार बन गया है। आप देखिए जुवेनाइल के कितने क्राइम्स हो रहे हैं, बच्चों को साथ कुछ भी होता है रात में अनहोनी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो बोले आम्ही काय करू शकतो साहेब, आप सब। मतलब साहेब देखिए, अगर इनके साथ कुछ भी होता है, कल सुबह मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास बड़ा मोर्चा लेके, खाली पीली आप ये सब चीज़ें न करिए। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से मुझसे बात की और तुरंत एक वैन बुलाया, CR वैन बुलाया। ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई मिर्च मसाला लगा के कोई बात नहीं कर रहा है। तो PI नरके साहब ने अपनी गाड़ी भेजी, कांस्टेबल्स भेजे, फीमेल कांस्टेबल्स भी साथ में थे, और वो बच्चियों को अपने अपने घर छोड़ के वो लोग वापस आए। तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है नीतीश कुमार जी का, और उनकी जो टीम जो भी काम कर रही है, सही में बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर आज MIDC पुलिस नहीं होती तो शायद मैं अपने घर निकल जाता उस रात में, और वो बच्चियाँ रोड भी नहीं सड़ती। इनके साथ क्या होता क्या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। अब आश्चर्य की बात है कि कल के दिन प्रियदर्शनी कॉलेज में सेम घटना हुई। कल के दिन GH रायसोनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेम घटना वापस से रिपीट हुई, और इसके ऊपर अभी तक कोई FIR दाखिल नहीं हुआ। मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये यंत्रणा कैसे काम करती है इसको आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। हमारी टीम में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमारी टीम में कुछ RTI एक्टिविस्ट हैं, हमारी टीम में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सिस्टम को एक्चुअली बहुत करीब से देखा है, लेकिन वो पेंशनर्स होने की वजह से सामने से आके कोई बात करना नहीं चाहता।
ये काम कैसे करता है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी यंत्रणा है वो एक टेंडर निकालती है। टेंडर निकालने के बाद उसमें बिडिंग होता है, बहुत सारे लोग उसमें बिडिंग के तौर पे पैसे भरते हैं और पैसे भरने के बाद किसी भी एक कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। EDQ2 जो बैंगलोर की कंपनी है, ये इसका पहला घोटाला नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। EDQ2 कंपनी ने ये टेंडर भरा, टेंडर भरने के बाद उन्होंने कौन सी कंपनी, साई एग्जीक्यूटिव्स, एक राजस्थान की कंपनी है जयपुर की। मैंने वो काम लिया, मैंने वो काम इनको दिया। आप सोचिए, अब मैं जब काम, आप सरकार हो, आपने मुझे ये काम दिया टेंडर पे, मैंने ये काम इनको दिया, इन्होंने ये काम इनको दिया और इन्होंने काम वो उनको दिया, कमीशन बेस पे। आपको बताना चाहूँगा 4,16,000 बच्चों ने MBA की एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया। तो ये कमीशन जो चल रहा है ये हमारे 4.5 लाख बच्चों के साथ चल रहा है, 4.5 लाख बच्चे। और अगर मैं बाकी की परीक्षाएं निकालूंगा जिसमें पुलिस भर्ती भी है जो ऑनलाइन होती है, जिसमें बैंकिंग है ऑनलाइन होता है, SSC बोलिए SSB बोलिए ऑनलाइन होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है 2014 के बाद से डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के नाम पे, तो ये वो खुद प्रूफ करवाए कि ये कभी हैक नहीं हो सकता। क्या इसमें टैंपरिंग हो सकती है? क्या बच्चों के पेपर्स के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर उदय सामंत 2020 में अक्टूबर की बात है, सॉरी, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये पुणे मिरर का रिपोर्ट है, ये बड़े बड़े मीडियाज का रिपोर्ट है, जिसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, इसका भी ये रिपोर्ट है। ये EDQ2 कंपनी ने जो काम लिया था कमीशन बेस पे, दूसरी कंपनी को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और ये सारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो हमारे पास आया उसमें ये चीज़ क्लियर लिखी थी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका सिर्फ यही काम था कि वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे, इवैल्यूएशन का काम नहीं करेंगे। आप देखिए, जब भी 10वीं 12वीं में जब एग्ज़ाम होती है, कोई बच्चा फेल हो गया 2-3 मार्क्स से, तो आप रीइवैल्यूएशन के लिए पेपर डालते थे। इसमें वैसा नहीं होता। इसके पहले वाले केस में ऐसा हुआ था कि जब CBI ने इसके ऊपर जब कार्रवाई की थी, तब पता चला कि ये कंपनी ने खुद से कंट्रोल डिलीट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया पूरे डेटा को। तो कौन से बेस पे आपने इनको टेंडर दिया? इनकी एक एम्प्लॉय थी, मैं बताना चाहूँगा आप सबको, इनकी एक एम्प्लॉय थी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो फीमेल है, इनके ऊपर 2019 में एक केस हुआ था, वो है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने EDQ2 को बैन किया है, ब्लैक लिस्ट किया है। और इनके एक एम्प्लॉय का पता चला कि ये एम्प्लॉय ने, अभी आप देख रहे होंगे कि आपका आधार कार्ड बहुत इजीली लीक हो जाता है, आपका डेटा इजीली लोगों को मिल जाता है। अगर मैं कोई IT कंपनी चालू कर रहा हूँ, मुझे कोई कस्टमर्स का डेटा चाहिए, वोडाफोन का, इजीली मिल जाएगा, आइडिया का इजीली मिल जाएगा।